हम लोग 1857 1857 के विद्रोह का अध्ययन कर रहे हैं। काहे विद्रोह हुआ, कहाँ विद्रोह हुआ, क्यों विद्रोह हुआ, ये सब हम लोग डील कर चुके हैं। अभी हम लोग यह भी जान चुके हैं कि विद्रोह हुआ। इसमें दूसरा संदेह नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का विश्वास जो था कि हम यहाँ परमानेंट रूल करने वाले हैं, वो विश्वास हिला। राइट? समझे कि नहीं समझे? इसलिए फिर बाद में मत कहिए कि समझ में नहीं आ रहा है। 1857 का विद्रोह जो हुआ, उसके पहले भी 1750 से 1857 तक 90 विद्रोह हुआ है। 90 करीब कोई 100 समझिए। इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के साथ साथ ही असंतोष फैला। ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध में असंतोष फैला। वो असंतोष पूरे भारत में नहीं फैला, छिटपुट 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 होता रहा। संगठन नाम का कोई चीज था नहीं, तो उसको दबाना आसान था, इसलिए कि लोकल विद्रोह थे, छोटे छोटे विद्रोह थे। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी विद्रोह हुए, या तो 1857 के पहले या बाद में, तो बाद में तो बहुत कम हुआ है, जो भी विद्रोह हुए उनके कारण एक थे, असंतोष। उसके कारक भी एक ही थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियां। उससे प्रभावित या शोषित भी एक ही थे, भारत का ग्रामीण परिवेश। और उसका रिजल्ट भी एक ही था, दमन। क्लियर? चार चीज हुआ, डिफरेंट खाली एक था, स्थान अलग अलग थे नेचुरली। तो न जब स्थान अलग अलग थे तो उनके नेता भी अलग अलग होंगे। क्लियर? यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। कहां कहां विद्रोह हुए, उनके नेता कौन कौन थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी समरी लिखा देंगे। उससे पहले कि हम समरी की तरफ जाएं, हम लोग डील कर रहे हैं कि सफलता और असफलता, है ना? हम कहते हैं कि सफल है, सफल था। अंग्रेज कहते हैं कि असफल था। मारिए गोली सफलता असफलता को। वो विद्रोह था, वो विद्रोह था जिससे दो चीज पैदा हुई। पहला, एक ही चीज बोलोगी। पहला, 1857 के विद्रोह से दो चीज उत्पन्न हुई, एक भारतीयों के लिए, एक अंग्रेजों के लिए। तुम वही बोलो जो तुम बोल चुकी हो। अंग्रेजों को क्या एहसास हुआ? वेरी गुड। मैंने क्या कहा था? वही बोलो जो बोल चुकी हो। अब उन लोगों को एहसास हो गया कि भाई अब
निरंकुश मनमाना शासन नहीं कर सकते, क्योंकि जान लेने और जान देने पर उतारू हो गया है हिंदुस्तान। तो नीति परिवर्तन होगा। इतनी जल्दी छोड़ के चले जाते अगर हैं, अपन भाग जाते हैं, तो ब्रिटेन की महारानी की इज्जत में बट्टा लगेगा ना। ब्रिटेन की महारानी का शासन खाली हिंदुस्तान में नहीं था ना, अराउंड अबाउट 40 नेशंस उनके उपनिवेश थे कॉलोनियल रूल के। तो अगर अचानक से हम यहां छोड़ के चले जाते हैं डर करके, तो जहां जहां हमारे अंग्रेजों के उपनिवेश हैं, ये संदेश या मैसेज वहां जाएगा ना, अरे ये सब तो भाग के चला या इंडिया भगा दिया। क्लियर हो रहा है? तो ये मैसेज कोई नहीं लेना और देना चाहेगा, लेकिन हमने ये मैसेज दिया कि नाउ यू कैनट रूल फॉर एवर, डोंट टेक इट ग्रांटेड कि हम यहां रूल करेंगे ही। तो आपका शासन निरंकुश हो या नहीं हो, हम आपको बर्दाश्त करने वाले अब नहीं हैं। ये भारतीयों के मन में एक आया भाव, कॉन्फिडेंस। जितनी छिटपुट चिंगारियां उठती थी 1750 से 1857 तक, उन चिंगारियों ने एक ज्वाला का रूप ले लिया। चिंगारियों से अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी घबराती नहीं थी। चिंगारी उठी, उसको बुलडोजर से उसको बूट के तले उसको रौंद दिया। लेकिन एक ज्वाला को रौंदना उसके लिए आसान नहीं था, फिर भी दबाया गया, लेकिन वो दबा नहीं। अगर दब गया होता तो फिर 1885 में एक अंग्रेज भारत में कांग्रेस की स्थापना नहीं करता। वो डर तो गए ही थे, डर को प्रकट नहीं कर रहे थे। रहा राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद का उदय 1857 के समय हो चला था। अब लोग समझ रहे थे कि दरभंगा और मद्रास, बॉम्बे और उड़ीसा एक है। अब तक ये नहीं था, और ये भी नहीं कहेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय पूर्णतः हो चुका था हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि लोग अपने ही तक सीमित थे। ये सीमा तोड़ करके ये मैसेज तो इंडिया में चला ही गया था। बहुत इतिहासकारों ने कहा, ज्यादा अंग्रेज इतिहासकारों ने, कि एक सिपाही का विद्रोह था। हमने कहा कि भैया ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। सफल था असफल था, आप कहते हैं सफल था, हम कहते हैं असफल था। इस द्वंद्व में नहीं पड़ना हम लोगों को है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में उनको पसीना आ गया। भले पसीना नहीं आता था। कंकड़बाग में विद्रोह हुआ, पटना में विद्रोह हुआ, 4 मिलिट्री फोर्स आई, खत्म हो गया, आदमी घर में दुबक के रह गया। लेकिन जबकि विद्रोह 1857 का हुआ, चारों तरफ फैल गया। ठीक है, साउथ में नहीं फैला, नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया तक ही, ईस्टर्न इंडिया तक ही सीमित रह गया। लेकिन उसको दबाने में उनका पसीना तो छूट ही गया। हम लोगों ने उनका दांत खट्टा कर दिया। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि आखिर ये 100% 16 आना सक्सेस क्यों नहीं हुआ।
16 आना सक्सेस होता तो अंग्रेज छोड़ के भाग जाते। पूछाता है कि 16 आना सक्सेस का माने क्या समझते हैं? सक्सेस माने अंग्रेज डर के मारे छोड़ के भाग जाते, देश आजाद हो गया होता। तो इस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो उसके डिफरेंट कारण हम लोग पढ़ चुके हैं। वो कारण है स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण संग्राम का सीमित क्षेत्र, जनसाधारण के व्यापक सहयोग का अभाव, अनेक भारतीय राजाओं नरेशों द्वारा अंग्रेजों की सहायता, समुचित साधनों का अभाव, अंग्रेजों की सेनाओं की श्रेष्ठ स्थिति। यहां तक हम लोग डील कर चुके हैं, राइट। अब आप हेडिंग दीजिए छठा, 6, अंग्रेजी सेना को बाहरी सहायता, अंग्रेजी सेना को बाहरी सहायता। उनकी सेना की स्थिति हमसे अच्छी तो थी ही उनको बाहर से भी सहायता मिलने लगी, तो उनकी स्थिति और भी अच्छी हो गई। अब हम थोड़ी चर्चा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की भी कर लें तो यह भी तर्क संगत ही होगा। 1857 में अंग्रेजों की अंतरराष्ट्रीय स्थिति संतोषजनक थी। संतोषजनक को लाल से अंडरलाइन करो, लाल से अंडरलाइन करो, और अब लाल से ही लिखो, क्रीमिया और चीन का युद्ध समाप्त हो चुका था और उसमें अंग्रेजों को सफलता मिल चुकी थी। लाल से कंटिन्यू करना। अब अंग्रेजी सेनाएं उन मोर्चों पर खाली हो चुकी थी
खाली हो चुकी थी और उनका प्रयोग भारत में किया जा सकता था। लाल से कंटिन्यू करना। अंग्रेजों की सामुद्रिक स्थिति, अंग्रेजों की सामुद्रिक स्थिति मजबूत थी। अब लाल को हटाओ, लाल को हटाओ। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी सेनाओं और सामग्री के भेजने में कोई कठिनाई नहीं थी। अब पैराग्राफ बदलो। बाहर से अब अंग्रेजों को सहायता मिलती गई। इसके विपरीत भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को, इसके विपरीत भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को कहीं से भी कोई सहायता प्राप्त नहीं थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट लाल से हेडिंग दो। अंग्रेजों को रेल, डाक, तार की सुविधा अब 1 सेकंड रुकेंगे, अपनी आदत के अनुसार 1 सेकंड रुकेंगे, तुम्हारे हाथों को भी थोड़ा सा आराम हो जाएगा। आंसर नहीं देना है, जिसको आंसर आएगा उसको हाथ उठाना है। भारत में अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेजों ने डाक, तार और रेल की सुविधा उपलब्ध कराई थी। किसने और कब? जो हाथ नहीं उठाए हैं उन पर मेरा ज्यादा ध्यान है। वाई नॉट यू? तुम क्यों नहीं? तुमको नहीं पूछे, तुम्हारे पीछे तुम क्यों नहीं? किसने और कब? 90% बच्चे हाथ उठा चुके हैं। 90% बच्चे क्लास में हाथ उठा चुके हैं। आपका हाथ नहीं उठा, आप बैठ जाइए, खुद सोचिए कि हमसे 90% बच्चा आगे है, बैठ जाइए। मेरा कुछ कहना नहीं है, ना आपको डांटना फटकारना है, आप अंदर जाइए। कि हमारे सब साथी तीनों ने हाथ उठाया। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल, डाक, तार आदि की समुचित व्यवस्था करके
यातायात और संचार के लिए यातायात और संचार के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार कर दिया था। इन साधनों से स्वाधीनता संग्राम को कुचलने में अंग्रेजों को स्वाधीनता संग्राम को कुचलने दबाने में अंग्रेजों को बड़ी सहायता मिली। रेल के कारण अंग्रेजी सेनाएं जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती थी। डाक और तार के द्वारा उनको स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों का भी पूरा पता चल सकता था। नेक्स्ट संगठित योजना और व्यापक नेतृत्व का अभाव। संगठित योजना और व्यापक नेतृत्व का अभाव। हम नजर डालते हैं तो यह दिखाई देता है स्पष्ट तरीके से कि यह स्वतंत्रता संग्राम असंगठित और अनियोजित था। अब एक लाइन रेड से लिखो। संग्राम की कोई केंद्रीय योजना नहीं थी। संग्राम की कोई केंद्रीय योजना, सेंट्रल प्लानिंग नहीं थी। जबकि अंग्रेजी सेनाएं निश्चित और केंद्रीय योजना के अंतर्गत कार्य करती थी। अब लाल हटा दीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। व्यापक नेतृत्व का अभाव था। बूढ़े बहादुर शाह की उपस्थिति के कारण
बूढ़े बहादुर शाह की उपस्थिति के कारण सैनिकों में जो एकता थी, सैनिकों में जो एकता थी वह उनके बाद समाप्त हो गई। अब यहां पर हम लोग जस्ट एक सेकंड के लिए रुकेंगे, जस्ट एक सेकंड के लिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे दो व्यक्तियों का नाम बताइए, ओनली टू, ऐसे दो व्यक्तियों का नाम बताइए जो विभिन्न जगहों पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे और बहुत बूढ़े थे। एक तो हो गए बहादुर, हाथ उठाना है, एक तो हुए बहादुर शाह जफर और दूसरा, हाथ उठाना है, बोलना नहीं है। लड़की लोग, एक तो थे बहादुर शाह जफर 80+, और दूसरा, आगे बढ़ो। बहादुर शाह जफर के पकड़े जाने के बाद, बहादुर शाह जफर के पकड़े जाने के बाद विद्रोह का स्वरूप अब बदल गया, बदल गया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक सामूहिक प्रयत्न अब नहीं रहा, बल्कि कुछ महान व्यक्तियों के व्यक्तिगत शौर्यपूर्ण 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 माने कि उनकी शूरवीरता की कहानी बनी। स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ नेताओं में झांसी की रानी तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहब और अहमदुल्ला प्रमुख थे। अब लाल से लिखो, लाल से लिखो। इनके अतिरिक्त कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे लाल से ही। इन नेताओं में साहस और पराक्रम, साहस और पराक्रम अंग्रेजों से ज्यादा था, अंग्रेजों से ज्यादा था। परंतु अंग्रेजों के सैन्य संचालन
और जो कुशलता थी उसका अभाव और अनुभव इनके पास नहीं था। लाल से लिखते जाओगे। अंग्रेजों में हैवलॉक, लॉरेंस, कैंपबेल, ऑट्रम और ह्यूरोज जैसे अनुभवी सेनानी थे। नेक्स्ट क्रांतिकारियों में पारस्परिक ईर्ष्या की भावना, क्रांतिकारियों में पारस्परिक ईर्ष्या की भावना, लाल हटा दो, लाल हटाओ। नेताओं में आपस में फूट थी जो असफलता का कारण बनी, अब लाल से लिखो। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अब लाल हटा दो, लाल हटाओ, ने अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय चरित्र अत्यंत ही निचले दर्जे का था। नेता हमेशा एक दूसरे का विरोध ही करते थे। और यह पतन का मुख्य कारण बना। अब हम लोग जल्दी से 1 सेकंड रुकेंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में कौन लड़का या लड़की 2 लाइन बोलेगा? बस 2 लाइन जल्दी से, एनीबॉडी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में 2 लाइन कौन बोलेगा? हम बताते हैं। पूछा जाएगा कि भारत के ऐसे कौन से नेता थे जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, सऊदी अरब में हुआ था? लिखिए। भारत के ऐसे कौन से नेता थे जिनका जन्म भारत में नहीं बल्कि सऊदी अरब में हुआ था?
अब रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट जल्दी रुको। कितने इसमें मुसलमान विद्यार्थी हैं? पीछे क्या देखती हो? दाढ़ी खुले रखेगा? तुम जो पीछे देख रही हो, कोई दाढ़ी थोड़ा रखेगा? कोई नहीं है, कोई नहीं है। मुसलमानों का दो धार्मिक स्थान बताइए। एक ही आदमी बताओगे, कोई ठेका पूरे क्लास का ठेकेदार होगा कि एक ही आदमी बताएगा? एवरीबडी शुड नो। हम लोग जाते हैं देवघर, वैष्णो देवी, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसी तरह से विश्व के हिंदुओं का यह तीर्थ स्थल है। मुसलमानों का वर्ल्ड में तीर्थ स्थल कहाँ कहाँ है? हैं? 2 है कि 1 है? तो 1 क्यों बोला? बैठ जा, बैठ, तो बैठो को बोले हैं, खड़ा रहो, बैठ जा। बहुत अच्छा जवाब इसने दिया। हमने क्या पूछा? भारत में नहीं पूछा, हमने क्या पूछा? विश्व में। इसने बहुत अच्छा आंसर दिया, अजमेर शरीफ। कहां पर है? राजस्थान। अजमेर शरीफ एक ऐसी जगह है जहां 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 तुम ही बोलो। योर आंसर इज 100% करेक्ट, बट इट इज नॉट ओनली विजिटेड बाय मुस्लिम्स। बैठो। अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, वहां जितने मुसलमान जाते हैं उससे ज्यादा हिंदू जाते हैं, राइट? उससे ज्यादा हिंदू अजमेर शरीफ जाते हैं। प्रश्न था कि विश्व में सारे मुसलमानों का वो तीर्थ स्थान है, उस पर कोई विवाद नहीं है। मुसलमानों के अलावा कोई दूसरा वहां नहीं जाता। सऊदी अरब में जगह है मक्का और दूसरा मदीना। तो मौलाना अब्दुल कलाम का आजाद का जन्म हुआ है मक्का में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्म हुआ है मक्का में। जल्दी से दूसरी लाइन। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है डैश डैश डैश, बिंदु बिंदु बिंदु। आपके जी में 2 काम रहा। पहला काम, इनका जन्म कै तारीख को हुआ था ये आप फिल अप द ब्लैंक कीजिएगा अपने। आपके पास गूगल है, हमको तो याद ही, हम चाहते हैं कि आप भी कुछ मेहनत कीजिए। और इन्होंने कौन सी किताब लिखी वो किताब भी आप इसमें लिखिएगा। हमको बोलने में समय नहीं लगेगा, हम चाहते हैं कि आप भी कुछ मेहनत कीजिए। चलिए आगे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक निश्चित और व्यापक उद्देश्य का अभाव। एक निश्चित और व्यापक उद्देश्य का अभाव अभाव था। प्रत्येक सेनानी
अपने ही निजी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लड़ रहा था। प्रत्येक सेनानी अपने ही निजी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लड़ रहा था, या यूं कहें कि अपने ही रियासतों को बचाने के लिए युद्ध कर रहा था। इस प्रकार हमने देखा कि वो एक बहुत बड़े उद्देश्य, एक बहुत बड़े उद्देश्य डैश भारत की आजादी के लिए लड़ने में असमर्थ थे, असमर्थ थे। अब आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। भारत, डोंट राइट, डोंट राइट। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? तुम लोग हाथ नहीं उठाओ। क्या करोगे हाथ उठा के? भारत का लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय कौन था? तुम भी मत हाथ उठाओ। तुम तो बोलोगे ही, तुम आदत पड़ चुका है, तुम बोलोगी। मुझसे नहीं पूछेगा, पीछे का दो लड़का, आगे के दो लड़के से नहीं पूछेगा। तुम बोलती हो तुम सबसे कमजोर हो लड़की में। यू आर वीकेस्ट एमंग ऑल गर्ल्स। दिस इज बैड। वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। कोई नया से पढ़ा रहे हैं, इसके पिछले ही क्लास में पढ़ा चुके हैं। बोलो। वेरी गुड। तो लिखिए, लॉर्ड कैनिंग की दूरदर्शिता, लॉर्ड कैनिंग की दूरदर्शिता विद्रोह, लाल हटा दो, विद्रोह को शांत करने में इनकी दूरदर्शिता और विनम्रता ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। अपनी विनम्रता के कारण अपनी विनम्रता के कारण लोग उनको दयालु कैनिंग, दयालु कैनिंग भी कहने लगे। अब लाल से लिखो, लाल से लिखो। हालांकि, हालांकि अनेक अंग्रेज, अनेक अंग्रेज कैनिंग की इस नीति, इस दयालुता के नीति के या इस विनम्रता की नीति के विरोधी थे। कैनिंग ने कभी, लाल हटाओ, लाल हटाओ। कैनिंग ने कभी भी अपना मानसिक संतुलन
डिगने नहीं दिया। डिगने नहीं दिया, बड़े ही धैर्य से उसने विद्रोहियों को दबाया। अब लाल से लिखो, लाल से लिखो। उसकी इसी विनम्रता की नीति के कारण, उसकी इसी विनम्रता की नीति के कारण अंग्रेजों का विरोध बहुत संगठित तरीके से नहीं हो पाया। अगर हो जाता तो अंग्रेजों को बहुत बड़े संगठित विद्रोह का सामना करना पड़ता। मैंने जो डोंट, लाल घटाओ नहीं, लाल से लिखो। नेक्स्ट पैराग्राफ। और तब 1857 का हल कुछ और ही होता, कुछ और ही होता। अब लाल हटा दो, एक हेडिंग दो, क्रांति के परिणाम। क्रांति के परिणाम। अब लाल से लिखो। इस क्रांति ने ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक युग का अंत, एक युग का अंत और दूसरे युग का प्रारंभ किया। लाल हटा दो, लाल हटा दो। क्रांति के अनेक परिणाम को पहले हम बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। अब लाल से लिखो। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। दूसरा, नए शासन संगठन का उदय
तीसरा, सैनिक संगठन में परिवर्तन। चौथा, देशी रियासतों के साथ नीति में परिवर्तन। देशी की रियासतों के साथ नीति में परिवर्तन। और पांचवा, फूट डालो और शासन करो। इसको अंडरलाइन करना। फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति। चलो अब पहला लिखो, लाल से हेडिंग दो पहला। अब हम विस्तृत, ये भी लिखो, लाल हटा के, लाल हटा दो, लाल हटाओ। अब हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अब हम प्रत्येक की विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला हेडिंग दीजिए लाल से, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। अब भारत में, अब भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज ब्रैकेट में क्राउन के अंतर्गत चला गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ब्रैकेट में संचालक मंडल का अंत कर दिया गया। दूसरा हेडिंग दीजिए, नए शासन संगठन। नया लिखो, नया शासन संगठन। नया शासन संगठन। भारत अब ऐसे लिखो, भारत का अब ब्रिटिश साम्राज्ञी या ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल से सीधा संबंध हो गया। यानी अप्रत्यक्ष शासन, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष शासन अब प्रत्यक्ष रूप में बदल गया। प्रत्यक्ष रूप में बदल गया। गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय हो गया। नेक्स्ट उसी में आगे, इंग्लैंड के मंत्रिमंडल में
एक भारत मंत्री ब्रैकेट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया। इसके साथ ही, अब लाल से लिखो, इंडिया काउंसिल की स्थापना हुई, जिसमें टोटल 15 सदस्य थे। लाल हटा दो, लाल हटा दो। इंडिया काउंसिल का मुख्य कार्य था, इंडिया काउंसिल का मुख्य कार्य था कि भारत मंत्री को यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को शासन के मामलों में सहायता देना था। अब लाल से लिखिए, इंडिया काउंसिल, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया काउंसिल मात्र एक राय देने वाली परामर्शदात्री समिति थी। परामर्शदात्री समिति ब्रैकेट में एडवाइजरी कमेटी थी। उसको वास्तविक अधिकार नहीं था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट लाल से लिखिए, सैनिक संगठन में परिवर्तन, सैनिक संगठन में परिवर्तन। लाल से लिखिएगा, ब्रिटिश सेना में भारतीयों की संख्या काफी घटा दी गई। लाल से ही लिखते जाना है। 77 रेजिमेंट तोड़ दिए गए, कौमा, विदेशी सेना में बहुत ही ज्यादा वृद्धि कर दी गई, कौमा, तोपखाना ब्रैकेट में आर्टिलरी, ARTILLARY, तोपखाना पूरे रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में कर दिया गया। इसके साथ ही भारतीय सेना को
तोपखाने से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। नेक्स्ट, देशी रियासतों के साथ नीति में परिवर्तन। देशी रियासतों के साथ नीति में परिवर्तन। लाल से लिखो। अब से ब्रिटिश सरकार ने भारत की देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा की। मिलाने की घोषणा की। देशी रियासतों के शासकों को यह आश्वासन दिया गया कि अब उन्हें गोद लेने का अधिकार दिया जाएगा। तथा, अब लाल हटा दो, लाल हटा दो, रियासतों के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज्य शासन करो की नीति वैसे तो अंग्रेजों ने शुरू से ही इसको अपनाया था, परंतु 1857 के बाद यह नीति, लाल से लिखो, ब्रिटिश शासन का प्रमुख आधार बन गई। और इसके अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों में और भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में फूट डालकर अंग्रेजों ने शासन करने में सफलता प्राप्त की।
हम लोग करीब करीब एंड कर चुके। हम लोग 1857 को हम लोग एंड कर चुके। अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीका से हम और लिखाएंगे, थोड़ा सा दूसरे तरीका से। एक एक सादा पन्ना निकालो, एकदम सादा पन्ना निकालो। हमको देना नहीं है यार, तुम निकालो ना अपना सादा, हमको देने का चक्कर छोड़ो, तुम निकालो सादा। उसमें 3 ठो लाइन पारो, एक एकदम सटा के 1 2 3 के लिए, 3 खाना बनाना है, 1 2 3, 3 चीज लिखाएंगे। उसे करो ना, वो कर रही तो उसे करो, इसे कर रही उसे सीखो, इसे 3 भाग में कर लो, हो जाएगा। हम्म, 3 भाग में हो गया। पूरा पन्ना 3 भाग में बांट लो, 3 बराबर और भाग में। इस शॉर्ट में रिवीजन में बहुत काम आएगा ये। अब पहले लिखो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता, पहला लाइन में लाल से, लाल से पहला लाइन में लिखो, पहला पहला ब्रैकेट में लिखो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता, उसको ब्रैकेट में कर दो, बंद कर दो। चलो अब बढ़ो आगे, इधर बढ़ो, किधर बढ़ोगे? हाँ, उसमें उस लाल से लिखो ना, हेडिंग लाल से लिखो, मांगो ना उससे, लिखेगी ना, मांग करो, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। हाँ, वहां लिखो अंग्रेजों ने, नहीं, वो अंग्रेज जिन्होंने प्रतिरोध किया, चलो लास्ट में लिखो जगह, दो उसको जल्दी लिखो। 3 3 हो गया। पहला लाइन है, पहला कॉलम है ब्रैकेट वाला ऊपर का, पहला है जिसमें लिखा हुआ है कि नेता, आखिरी कॉलम है जगह, अब बीच में है कि इनका प्रतिरोध किसने किया, एकदम पीटी के हिसाब से लिखा रहे हैं। अब हो गया। और फर्स्ट लिखो रानी लक्ष्मीबाई, पहला लिखो रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, और आखिरी कॉलम में लिखो इधर झांसी, हो गया। अब बीच में लिखिए सर, सर SIR, सर ह्यूग रोज, HUGHROSE, हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया ना। रानी लक्ष्मीबाई, जगह हो गया झांसी, इनको लड़ाई किनसे लड़नी पड़ी? सर ह्यूग रोज, 2 लाइन छोड़ो। अब आगे लिखो तात्या टोपे एंड नाना साहब, तात्या टोपे एंड नाना साहब, सीधे बाएं आ जाओ, जगह लिखो कानपुर,
कानपुर। और बीच में लिखो सर कॉलिन कैंपबेल, SIRCOLIN, कॉलिन कैंपबेल, CAMPBELL, सर कॉलिन कैंपबेल। हो गया, जगह है कानपुर। तीसरा लिखो फिर एक दो लाइन छोड़ करके, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। और जगह में लिखो लास्ट में लखनऊ, जगह में लखनऊ। और ब्रिटिश जो अफसर जो बताए हैं बीच में लिखो वही सर कॉलिन कैंपबेल, सर कॉलिन कैंपबेल। और फिर लिखो दो तीन लाइन छोड़ के, कुंवर सिंह, जगह लिखो इधर आरा, आरा बिहार जगदीशपुर, आरा बिहार जगदीशपुर। अब बीच में लिखना होगा विलियम टेलर, विलियम टेलर TAYLOR, एंड विलियम टेलर एंड विंसेंट, VINCENT, VINCENT, विंसेंट आयर, EYRE, कुंवर सिंह, आरा बिहार जगदीशपुर, विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर। अभी फिर इधर आ जाओ, आदमी में लिखो, हीरो में बहादुर शाहिल, बहादुर शाहिल और जनरल बख्त खां। जनरल बख्त खां। इधर लिखो दिल्ली, दिल्ली। और बीच में लिखो जनरल, जनरल जॉन, JOHN निकोलसन, NICHOLOSON, जनरल जॉन निकोलसन, NICHOLOSON। ये हो गया निकलसन। चलो पन्ना पलटो, अब पन्ना पलटो। अब इसको, उस पन्ना को दो भाग में करो। पहला भाग, पहला कॉलम छोटा बनाओ। और हाँ ठीक है, पहला कॉलम छोटा बनाओ, खींचो खींचो पूरा, बस। पहला कॉलम, पहले दो ही कॉलम बनाना है, उसमें तीन था, इसमें दो बनाना है, तो एक कॉलम छोटा बनाना और दूसरा कॉलम बड़ा। अब हेडिंग दो ऊपर में लाल से, हेडिंग दो 1857 के विद्रोह के ऊपर विभिन्न इतिहासकारों की राय। बस ये हेडिंग है। अब हम पढ़ेंगे ऊपर से इतिहासकारों का नाम
और किस इतिहासकार ने क्या कहा। राइट। पहला नाम लिखो डॉक्टर ताराचंद। डॉक्टर ताराचंद। डॉक्टर ताराचंद। उनके आगे लिखो यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। नहीं नहीं नहीं, उसको ऐसा लिखो नॉट एन, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, नहीं उसमें ऐड करो। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था बल्कि बल्कि मेडिवियल का हिंदी क्या कहेंगे? अर्वाचीन ना। मेडिवियल का हिंदी मध्यकालीन। हम लोग अर्वाचीन कहते हैं। मेडिवियल क्या बोलते हो? आसान जो सब बच्चा समझ जाए। हैं? मध्यकालीन। हाँ, मध्यकालीन। हालांकि उसका शुद्ध हिंदी अर्वाचीन है। अर्वाचीन और हिंदी होकर के अंग्रेजियों से ज्यादा कठिन है वो। इसलिए लिखो डॉक्टर ताराचंद क्या क्या लिखा है? यह एक नेशनल रिवोल्ट नहीं था बल्कि यह एक मध्यकालीन यह एक मध्यकालीन प्रयास था। प्रयास मात्र था। प्रयास मात्र था जो शक्तिहीन शक्तिहीन जनता द्वारा अपने खोए हुए शक्ति को अपने खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने का एक प्रयास भर था, एक प्रयास मात्र था। अब एक दो लाइन छोड़ देना, एक दो लाइन छोड़ देना। नीचे लिखो जे आउट्रम। हाँ, जे आउट्रम, OUTRAM। जे आउट्रम और मिस्टर डब्ल्यू टेलर, TAYLOR, टेलर डैश लिखो। इन्होंने क्या कहा? यह एक हिंदू मुस्लिम द्वारा बनाया गया एक षड्यंत्र था। एक षड्यंत्र था। ठीक। RC मजूमदार नेक्स्ट। RC मजूमदार। RC मजूमदार आगे लिखेंगे आप। यह न तो राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। हो गया। SN सेन। SN सेन
एस.एन. सेन। यह भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के संविधान से ली गई शक्ति मात्र थी, जिनका प्रयास था कि पुनः सही दशा लाई जाए, सही दशा और दिशा लाई जाए। हो गया। और है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू डैश यह मात्र एक सिपाही विद्रोही नहीं था, यह मात्र एक सिपाही विद्रोही नहीं था, कौमा इसने सैनिक विद्रोह की सॉरी इसने असैनिक विद्रोह की विद्रोह के स्वरूप को ही बदल दिया। महत्वपूर्ण बात यह थी, इस विद्रोह में सामंती और राष्ट्रीयता दोनों के तत्व मौजूद थे। नेक्स्ट टी.आर. होल्म्स। टी.आर. Holmes। टी.आर. होल्म्स डैश यह सभ्यता और पशुता, सभ्यता और पशुता का संघर्ष था। सभ्यता और पशुता का संघर्ष था। नेक्स्ट डिज़राएली। DISRAELI। डिज़राएली। डिज़राएली को अंडरलाइन करो लाल से और आगे लिखो लाली से आगे लिखो। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। लाली से नीचे लिखो VD सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर डैश यह भारत का
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। लाल से हमने जान के लिखाया है, लाल से जान के लिखा है कि कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा हिस्टोरियंस ने इसको अपना अपना व्यू दिया है। आपसे पूछा जाएगा कि किसने कहा कि भारत का स्वाधीनता संग्राम था, तो खट से दिमाग में जाएगा एक अंग्रेज ने कहा और एक भारतीय ने कहा। अंग्रेज ने क्या, कौन है, डिज़रायली, इसने कहा कि ये नेशनल रिवोल्ट था, और सावरकर जी ने कहा कि ये राष्ट्रीय भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। पन्ना पलटो, पन्ना पलटो। फिर अब बीच में एक, बीच में लिखो उसको, उधर का छोटा रखना, उधर का छोटा रखना, एक तरफ का छोटा रखो, इधर का बड़ा रखो। चलो जल्दी करो, हेडिंग दो। 1857 के स्वतंत्रता, 1857 के विद्रोह पर, 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तकें और उनके लेखक, लिखी गई पुस्तकें और उनके लेखक। लेखक, लाल हटा दो, उधर उधर हेडिंग दे दो, पुस्तक का नाम लिखो, पुस्तक का नाम, और इधर लिखो, दाएं चाहे बाएं, इधर आओ, आगे बढ़ो, इधर लिखो लेखक। चलो पहला लिखो 1857, 1857, लेखक एसएन सेन, 1857 एसएन सेन। दूसरा लिखो 1857 इन इंडिया, भारत में 1857, 1857 इन इंडिया, भारत में 1857। लेखक हैं एटी इम्बरी, EMBREE, एटी इम्बरी, EMBREE। तीसरा लिखो सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह। लेखक हैं आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार। फिर पुस्तक का नाम लिखो, द पीजेंट एंड द राज, किसान और राज्य, द पीजेंट एंड द राज, हिंदी में लिखना किसान और राज। इसके लेखक हैं एरिक, ERIC, एरिक स्टोक्स, STROKES, एरिक स्टोक्स। नेक्स्ट, किताब का नाम लिखो सिपाही वार, सिपाही युद्ध, सिपाही युद्ध। लेखक है होल्म्स, HOLMS। फिर एक नेक्स्ट पुस्तक का नाम लिखो सिपाही विद्रोह का इतिहास, सिपाही विद्रोह का इतिहास। लेखक है जॉन केई,
JOHNKAYE, जॉन केई, जॉन केई। फिर एक किताब का नाम है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857, 1857। इसके लेखक हैं वीडी सावरकर, वीडी सावरकर। एक और किताब है 1857, इसके लेखक हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और एसएन सेन, एसएन सेन। और एक किताब और है असैनिक विद्रोह, असैनिक विद्रोह भारत में कॉमा 1857-59, 1857-59। और उसी में दूसरी किताब है भारत में विद्रोह, भारत में विद्रोहों की विभिन्न सिद्धांत। इन सब के लेखक हैं एसबी चौधरी, एसबी चौधरी। हम लोग अब करीब करीब 99.99% हम लोग कर चुके। 99.99% हमें अगला क्लास जब भी हम लोग करेंगे तो हम लोग 1750 के लपेट से 1857 तक करीब 90 साल का जो इतिहास है उसमें जो विभिन्न विद्रोह हुए हैं, करीब करीब 4 सेक्शन में हम लोग बांटे हुए हैं, जो भी विद्रोह हुए हैं उन सब विद्रोहों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और जब उनको हम लोग पढ़ लेंगे 1750-60 से लेकर के 1857 तक हम लोग जब पढ़ लेंगे तब हम लोगों का 1857 1498 से 1857 का कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी और उसके पहले 1-2 लेक्चर में हम लोग गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में जो काम हुआ है उसको हम लोग खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग जब आएंगे दक्षिण अफ्रीका खत्म करके गांधी जी जब लौटेंगे इंडिया में तो गांधी जी करीब 14-15 साल दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं, तो उनके हर कार्यकलाप को अब आगे भारत की राजनीति में कैसे प्रभावित करता है हम लोग देखेंगे। हम लोग, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कहता हूं, अगर गांधी जी की आत्मकथा पढ़ ली जाए तो करीब 70-80% मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगा। तो उन लोगों के कितना के पास गांधी जी का आत्मकथा है?
किसी के पास नहीं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 6 महीने से कह रहे हैं हम, ये बात जेपी भाई 6 महीने से कह रहे हैं, अब नहीं खरीद रहे हैं, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। हाँ, रिजल्ट जब देखेंगे तो नहीं आएगा तो हमको दोष मत दीजिएगा, कनीश सर ने कहा नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोग इतने गरीब नहीं है कि वो किताब आप नहीं खरीद सकते, 10-15 रुपए से बेसी ये किताब नहीं है, नहीं खरीदते आप हैं। आपने क्यों नहीं खरीदा है? आपने क्यों नहीं खरीदा है? आपने क्यों नहीं खरीदा है? हैं? है, ठीक है। नहीं खरीदते हैं तो वो किताब गूगल पर उपलब्ध है। अगर आपके पास समय है